नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा और बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए निबंध के बारे में। निबंध का हम लोग अध्ययन करेंगे और इसमें आज जो टॉपिक होने जा रहा है वह है भ्रष्टाचार, चुनौतियां एवं समाधान। यह टॉपिक यूकेपीएससी में निबंध के रूप में 75 नंबर में पूछा जा सकता है और बीपीएससी में अगर पूछा जा सकता है तो यह पूछा जाएगा 100 नंबर में। वहीं यूपीपीसीएस में बात करें तो यह पूछा जाएगा 50 नंबर में। तो तीनों परीक्षाओं के लिए यह निबंध बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार एक ज्वलंत मुद्दा है और उत्तराखंड में अभी देखिए भ्रष्टाचार करप्शन को लेके कितना कुछ हुआ है, तो वहाँ भी आयोग पूछ सकता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हों, चैनल पे पहली बार आए हों, वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार, चुनौतियां एवं समाधान पे। आज़ाद हिंदुस्तान की तकदीर में भ्रष्टाचार का दीमक कुछ इस तरह समाया है कि आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जो सुरक्षित हो। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में लिखेंगे कि आज़ाद हिंदुस्तान या आज़ाद भारत की तकदीर में भ्रष्टाचार का दीमक कुछ इस तरह बस गया है कि आज जीवन, समाज और सरकार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो भ्रष्टाचार से बच पाया हो। संसद से सड़क तक, मंदिर से दफ्तर तक तथा आम आदमी से खासो खास तक, जिसको जहां मौका मिल रहा है वहीं लूट मचा रहा है। चाहे संसद से सड़क तक बात करें, मंदिर से दफ्तर तक की बात करें, आम आदमी से खासो खास तक बात करें, जिसको जहां मिलता है लूटने में वहीं वो आदमी लगा हुआ है। 2G घोटाला आपने सुना होगा, कोयला घोटाला सुना, राष्ट्रमंडल के खेल घोटाला, चारा घोटाला, IPL घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, बोफोर्स तोप घोटाला तथा रक्षा खरीद घोटाला, ताबूत घोटाला आदि तथा विदेशी बैंकों में पड़े लाखों करोड़ों रुपए का काला धन क्या साबित करता है? यही साबित करता है भ्रष्टाचार को, और क्या साबित करता है? जनप्रतिनिधि सरकारी ठेके के नाम पर ठगता है, न्यायाधीश गलत न्याय के नाम पर लूटता है, पत्रकार खबर दबाने तथा झूठे प्रचार के नाम पर मालामाल होता है, तो सरकारी बाबू, इंजीनियर, पुलिस, क्लर्क और चपरासी दफ्तर में लोगों से घूस लेते हैं। बाकी जो पुलिस होते हैं, चपरासी होते हैं, बाबू होते हैं, ये दफ्तर में घूस लोगों से ले रहे हैं। शिक्षाविद शिक्षा बेचने पर उतारू है तथा पुजारी मंदिर, आस्था और भगवान बेचने पर उतारू है। डॉक्टर इंसान बेचने पर उतारू है तो न्यायाधीश ईमान बेचने पर। यही सब तो भ्रष्टाचार के विविध रूप हैं। भ्रष्टाचार में विविधता आप देखने को मिलता है। कोई दहेज से कमाता है तो कोई चापलूसी और दलाली से, यानी सर्वे भवन्तु भ्रष्ट अस्ति है, यानी सर्वे भवन्तु भ्रष्ट अस्ति। भ्रष्टाचार के इस दौर में धनवान इतराता है, बुद्धिजीवी खामोश है, मीडिया बिका हुआ है तथा आम जनता त्रस्त है। भ्रष्टाचार ने ऐसी सेंधमारी की है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का जीवन मूल्य भी धराशायी हो गया है। आज ईमानदार वही है जिसको लूटने को मौका नहीं मिला, वरन इस हमाम में सभी नंगे हैं। भ्रष्टाचार ने ऐसी सेंधमारी की है हमारे समाज में कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का जीवन मूल्य ही धराशायी हो गया। आज ईमानदार वही है जिसको लूटने का मौका नहीं मिला, वरना इस हमाम में सभी नंगे हैं। भ्रष्टाचार एक बहुआयामी अवधारणा है। सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार को बुरा या बिगड़े हुए आचरण से रूपायित किया जाता है। भ्रष्टाचार एक बहुआयामी अवधारणा है। सामान्य शब्दों में भ्रष्टाचार को बुरा या बिगड़े हुए आचरण से रूपायित किया जाता है वैसा आचरण जो अनैतिक और अनुचित हो, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे कानून भंग हो या समाज के मानदंडों का विचलन होता हो, उसे भी भ्रष्टाचार कहते हैं। वैसा आचरण जो अनैतिक और अनुचित हो, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे कानून भंग होता हो या समाज के मानदंडों का विचलन होता हो, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। किंतु इतने भर से भ्रष्टाचार परिभाषित नहीं हो जाता है।
क्या परीक्षा में शिक्षक द्वारा नकल करवाना, कॉपी में परीक्षक द्वारा अंक बढ़ाया जाना भ्रष्टाचार नहीं है? यह सब भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। भले इसमें धन की उपस्थित ना हो, बल्कि यह एहसान भर हो, परंतु इस प्रकार का एहसान भी भ्रष्टाचार कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सार्वजनिक पद का दुरुपयोग शामिल है। जहाँ भी आप सार्वजनिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चाहे परीक्षा में शिक्षक द्वारा नकल करवाना हो, कॉपी में परीक्षक द्वारा अंक बढ़ा दिया जाना हो, भले ही इसमें धन की उपस्थित ना हो, बल्कि यह एहसान भर हो, परंतु इस प्रकार का एहसान भी भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सार्वजनिक पद का दुरुपयोग शामिल है। क्या क्लर्क, चपरासी, अधिकारी या शिक्षक प्रोफेसर द्वारा अटेंडेंस लगाने के बाद भी अपने कार्य से गायब रहना भ्रष्टाचार नहीं है? बिल्कुल, यह सभी भ्रष्टाचार है। क्या क्लर्क, चपरासी, अधिकारी या शिक्षक प्रोफेसर द्वारा अटेंडेंस लगाने के बाद भी अपने कार्य से गायब रहना भ्रष्टाचार नहीं है? यह सब भी एक भ्रष्टाचार ही है कि मास्टर आके अपनी अटेंडेंस लगा के गायब हो जा रहा है, क्लास नहीं ले रहा है, क्लर्क अपने कुर्सी पे नहीं बैठा मिल रहा है, कोई काम कराने जा रहा है, तो यह सब भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। बिल्कुल है, क्योंकि यह भी सार्वजनिक पद का दुरुपयोग ही है। भोजन में मिलावट या नकली दवाएं बेचना भी भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि यह लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भोजन में मिलावट या नकली दवाएं बेचना भी भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि यह लोक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दहेज लेना भी भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि इससे सामाजिक नैतिक मूल्य का क्षरण होता है। इस प्रकार मामलों के निस्तारण में विलंब भ्रष्टाचार है। कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को अधिकार के रूप में प्रदर्शित करना भ्रष्टाचार है। निर्णय लेने में देरी या आनाकानी करना भ्रष्टाचार है। जाति, पंथ, गोत्र, मूल, लिंग या वंश के आधार पर पक्षपात करना भ्रष्टाचार है तथा उत्तरदायित्व को स्वीकारने से भागना भ्रष्टाचार है। आपने भ्रष्टाचार के बारे में देखा कि दहेज लेना भी भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि इसमें सामाजिक नैतिक मूल्य का क्षरण हो जाता है। इसी प्रकार मामलों के निस्तारण में विलंब भ्रष्टाचार है। कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के अधिकार के रूप में कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को अधिकार के रूप में प्रदर्शित करना भ्रष्टाचार है। निर्णय लेने में देरी या आनाकानी करना भ्रष्टाचार है। जाति, पंथ, मूत्र, गोत्र, मूल, लिंग या वंश के आधार पर पक्षपात करना भ्रष्टाचार है तथा उत्तरदायित्व को स्वीकारने से भागना भ्रष्टाचार है। अतः निसंदेह भ्रष्टाचार के विविध आयाम हैं, जिसे परिभाषित करना मुश्किल है। भ्रष्टाचार की शुरुआत लोभ से होती है और नाजायज धन अर्जन के बावजूद भी इसका समापन नहीं होता। भ्रष्टाचार की जो शुरुआत होती है वह लोभ से होती है और नाजायज धन अर्जन के बावजूद भी इसका समापन नहीं होता, क्योंकि लोभ बढ़ता ही जाता है। भ्रष्टाचार के कारणों में स्वार्थ, आर्थिक विषमता, असंतोष, भाई भतीजावाद तथा नैतिक मूल्यों का ह्रास शामिल है। भ्रष्टाचार के कारणों में स्वार्थ, आर्थिक विषमता, असंतोष, भाई भतीजावाद तथा नैतिक मूल्यों का ह्रास शामिल है। कुछ अन्य कारणों में लाल फीताशाही, सरकार की आर्थिक नीतियां, आवश्यक वस्तुओं की कमी, वैश्वीकरण, उदारीकरण के कारण उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्धि तथा चुनावी खर्च का बढ़ता स्तर आदि जिम्मेदार हैं। अगर भ्रष्टाचार के कुछ अन्य कारणों में देखें तो लाल फीताशाही, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, आवश्यक वस्तुओं की कमी, वैश्वीकरण, उदारीकरण के कारण उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्धि तथा चुनावी खर्च का बढ़ता स्तर आदि जिम्मेदार है। अंग्रेजी में एक कहावत कही गई है कि होयर देयर इज बिग मनी देयर इज बिग करप्शन। होयर देयर इज बिग मनी देयर इज बिग करप्शन, यानी जहाँ अत्यधिक धन है वहाँ सर्वाधिक भ्रष्टाचार होगा। जहाँ अत्यधिक धन है वहाँ सर्वाधिक भ्रष्टाचार होगा। आज़ादी के बाद से अभी तक हुए कुल 25 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की फेहरिस्त देखकर कोई यह नहीं कह सकता है कि भारत एक गरीब देश है। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में भारत लगभग 8% की तीव्र विकास दर से वृद्धि करने वाला अव्वल देश है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल भिन्न है। वर्ष 2013-14 में केंद्र और राज्यों की सामाजिक कल्याण योजनाओं पर कुल 17 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। जिले के हिसाब से देखें तो यह राशि
हर जिले के औसतन 2656 करोड़ रुपए बैठती है। कितना बैठती है? हर जिले के लिए औसतन 2656 करोड़ रुपए बैठती है। भारत के हम बात करें आंकड़ों के अनुसार तो लगभग 8% की तीव्र विकास दर से भारत वृद्धि कर रहा है। अव्वल देश है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल भिन्न है। वर्ष 2013-14 में केंद्र और राज्यों की सामाजिक कल्याण योजनाओं पर कुल 17 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। जिलों के हिसाब से देखें तो यह राशि हर जिले के लिए औसतन 2656 करोड़ रुपए बैठती है। यह केवल एक साल का हिसाब है, जबकि योजनाएं दशकों से चल रही हैं, फिर भी वैसा विकास क्यों नहीं नजर आता। स्पष्ट है कि आंकड़ों में तो मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और समेकित बाल विकास जैसी योजनाएं हिट हैं, पर वास्तव में ये भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। यह केवल एक साल का हिसाब है, जबकि योजनाएं दशकों से चल रही हैं, फिर भी वैसा विकास क्यों नहीं नजर आता। आंकड़ों में तो मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और समेकित बाल विकास जैसी योजनाएं हिट हैं, पर वास्तव में ये भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। भ्रष्टाचार ने हमारे समाज को कई प्रकार से प्रभावित किया है। सरकारी आंकड़े चाहे कुछ कहें, पर भ्रष्टाचार ने देश के आर्थिक विकास को अवरुद्ध किया है। इसने समाज में हिंसा और अराजकता को जन्म दिया है। इससे नैतिकता का स्तर गिरा है, वैश्विक चरित्र नष्ट हुआ है। इसे जनता की नज़र में अफसरों की विश्वसनीयता को घटाया है तथा सरकार को अस्थिर बनाया है। भ्रष्टाचार ने हमारे समाज को कई प्रकार से प्रभावित किया है। सरकारी आंकड़े चाहे कुछ कहें, पर भ्रष्टाचार ने देश के आर्थिक विकास को अवरुद्ध किया है। इसने समाज में हिंसा और अराजकता को जन्म दिया है। इससे नैतिकता का स्तर गिरा है, व्यक्तिगत चरित्र नष्ट हुआ है। इसने जनता की नज़र में अफसरों की विश्वसनीयता को घटाया है तथा सरकार को अस्थिर बनाया है। भ्रष्टाचार ने अकुशलता और अनुशासनहीनता को बढ़ाया है तथा अंततः आम आदमी का जीवन कष्टप्रद कर दिया है। दरअसल भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, वो हमारे नेताओं के पास है ही नहीं। इनके लिए बस भ्रष्टाचार चिंता का विषय है, उसकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन उस चिंता में संजीदगी बिल्कुल नहीं है। जिस देश की संसद में ही 1/3 सांसद भ्रष्ट हों, वहीं तो अदमगोंडवी की ये पंक्तियाँ बिल्कुल सही प्रतीत होती हैं कि आँख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूँ मुर्तबा आला रहे, तालिबे शोहरत कैसे भी मिले मिलती रहे, आए दिन अखबार में प्रतिभूति घोटाला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4 चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। तो कहने का मतलब क्या है, जिस देश की संसद में 1/3 संसद भ्रष्ट हों, वहाँ अदमगोंडवी की ये पंक्तियाँ ही सही प्रतीत होती हैं कि आँख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूँ मर्तबा आला रहे, तालिबे शोहरत है कैसे भी मिले मिलती रहे, आए दिन अखबार में प्रतिभूति घोटाला रहे। एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4 चमचे रहें, माइक रहे और माला रहें। भ्रष्टाचार से देश का विकास बाधित होता है, अतः इस पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। इन प्रयासों के अंतर्गत संदिग्ध अधिकारियों को संवेदनशील पदों से दूर रखकर उदारवादी नीतियों को सावधानी से लागू किया जाए तथा नियमों के उल्लंघन पर त्वरित व उचित दंड का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। भ्रष्टाचार से देश का विकास बाधित होता है, अतः इस पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। इन प्रयासों के अंतर्गत संदिग्ध अधिकारियों को संवेदनशील पदों से दूर रख उदारवादी नीतियों को सावधानी से लागू किया जाए तथा नियमों के उल्लंघन पर त्वरित व उचित दंड का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए तो बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। हालांकि ये सारे उपाय भी नाकाफ़ी सिद्ध होंगे यदि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना न की जा सके।
यदि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना ना की जा सके, भले हम गरीबी मिटा दें, लेकिन लोभ संवरण तो नैतिक आदर्शों की मजबूती से ही संभव है। आपको बता दूं, यह निबंध आपका, अगर इसको PDF चाहिए तो आपको ज्वाइन करेगा टेलीग्राम पे @TechIAS, और वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। यह निबंध BPSC, UPPCS, UKPSC तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार का टॉपिक, ईमानदारी एक जीवन मूल्य थी और भ्रष्टाचार एक अवमूल्य। कालांतर में ईमानदारी मूर्खता का पर्याय बन गई, जबकि भ्रष्टाचार से अर्जित धन प्रतिष्ठा का सूचक हो गया। कालांतर में ईमानदारी मूर्खता का पर्याय बन गई, जबकि भ्रष्टाचार से अर्जित धन प्रतिष्ठा का सूचक हो गया। आज एक सदाचारी भ्रष्ट व्यवस्था की चक्की में पिसता है, वहीं एक भ्रष्टाचारी नाजायज धन के बल पर मुस्कुराता है। यानी समाज का आदर्श अब भ्रष्टाचारी बनता जा रहा है। अतः जरूरत है सच्चे जीवन आदर्शों की स्थापना की। संभव है कि कुछ लोगों को एक कोरा आदर्श लगे, किंतु ईमानदारी, नैतिक मूल्य तथा सच्चा जीवन आदर्श ही आत्मिक उन्नयन कर लोभ एवं स्वार्थ पर लगाम कस सकता है और अंततः भ्रष्टाचार को पराजित कर सकता है। आज एक सदाचारी भ्रष्ट व्यवस्था की चक्की में पिसाता है, वहीं एक भ्रष्टाचारी नाजायज धन के बल पर मुस्कुराता है। यानी समाज का आदर्श अब भ्रष्टाचारी से बनता जा रहा है। अतः जरूरत है सच्चे जीवन आदर्शों की स्थापना की। संभव है कुछ लोगों को एक कोरा आदर्श लगे, किंतु ईमानदारी, नैतिक मूल्य तथा सच्चा जीवन आदर्श ही आत्मिक उन्नयन कर लोभ एवं स्वार्थ पर लगाम कस कर सकता है, अंततः भ्रष्टाचार को पराजित कर सकता है। संभव है कि कुछ लोगों को एक कोरा आदर्श लगे, किंतु ईमानदारी, नैतिक मूल्य तथा सच्चा जीवन आदर्श ही आत्मिक उन्नयन कर लोभ एवं स्वार्थ पर लगाम कस सकता है और अंततः भ्रष्टाचार को पराजित कर सकता है। बेशक भ्रष्टाचार का नासूर हमारे राष्ट्र को जर्जर बना रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने सत्य का दामन नहीं छोड़ा है। नज़र उठाकर यदि देखें तो इसी समाज में जहां यादव सिंह और रंजीत सिन्हा जैसे भ्रष्टाचारी या भ्रष्ट अफसर हैं, तो वहीं KJ राव, E श्रीधरन तथा अशोक खेमका जैसे ईमानदार अधिकारी भी मौजूद हैं। सिन्हा जैसे अगर भ्रष्ट अफसर हैं, तो वहीं KJ राव, E श्रीधरन तथा अशोक खेमका जैसे ईमानदार अधिकारी भी मौजूद हैं। बस ज़रूरत है अच्छाई और सच्चाई को प्रतिष्ठित करने की। बस ज़रूरत है अच्छाई और सच्चाई को प्रतिष्ठित करने की। इसके अलावा जिस देश के पास समुन्नत नैतिक मूल्य, बुद्ध की विरासत, गांधी की थाती, भगत सिंह की क्रांतिकारिता, विवेकानंद का ज्ञान, अंबेडकर का संविधान तथा 80 करोड़ युवाओं का अभिमान हो, वह भ्रष्टाचार से हार जाए। यह कतई वाजिब नहीं। इसीलिए हमें सत्ता और धन का मोह त्याग कर भ्रष्टाचार से टकराना ही होगा। इसके अलावा जिस देश के पास समुन्नत नैतिक मूल्य, बुद्ध की विरासत, गांधी की थाती, भगत सिंह की क्रांतिकारिता, विवेकानंद का ज्ञान, अंबेडकर का संविधान तथा 80 करोड़ युवाओं का अभिमान हो, वह भ्रष्टाचार से हार जाए, यह कतई वाजिब नहीं। इसलिए हमें सत्ता और धन का मोह त्याग कर भ्रष्टाचार से टकराना ही होगा या भ्रष्टाचार से छुटकारा पाना होगा। तो सत्ता और धन का मोह त्याग कर ही भ्रष्टाचार से टकराया जा सकता है, भ्रष्टाचार से छुटकारा पाया जा सकता है। यह निबंध यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।